फाइनली टेंशन भरा सफ़र ख़त्म हुआ और वो तीनों जेट से निकलकर ब्लैक मर्सिडीज़ की जानिब बढ़ गए, जिसके आगे पीछे तीन तीन सिक्योरिटी की कार्स मौजूद थी। 30 मिनट के मजीद सफ़र के बाद वो लोग एक आलीशान बंगले के सामने खड़े थे, जिसका हीर ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हाजक ने कहा था उसकी माँ मर रही है, तो उसे लगा वे किसी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक वगैरह में जाएंगे। मगर सामने खड़ा घर देखकर उसका मुंह कुछ लम्हों के लिए खुला का खुला रह गया, लेकिन वो जल्दी खुद को कंपोज कर गई। सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए, जहां हाजक और हस्साम तेज़ी से एक साथ 2 स्टेप क्रॉस करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हीर को उनके बराबर चलने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही वो ऊपर आई, सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही निगाह उठाकर उसने सामने देखा, उसकी बहाल होती सांस वापस से कहीं गले में ही अटक गई, क्योंकि सामने ग्लास वॉल की शक्ल में हॉस्पिटल नुमा कमरा था। शीशे की दीवारें होने की वजह से अंदरूनी माहौल साफ साफ बाहर से दिखाई दे रहा था, जहाँ डॉक्टर्स और नर्स फुर्ती से अपना काम कर रही थी। कोई अंदर जा रहा था और कोई बाहर आ रहा था। हीर की निगाह वजदान साहब से टकराई, जो डॉक्टर से मोह गुफ्तगू थे, जिसके हीर को अंदाज़ा हुआ कि यकीनन ये डॉक्टर उनकी वाइफ के केस के इंचार्ज है। उन्होंने आज भी ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था और उनका चेहरा हर किस्म के जज्बात से खाली था। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनकी बीवी कुछ देर के बाद दम तोड़ने वाली है। उन्होंने अपने एहसास को बहुत अच्छे से सदमहरी के लिबास में छुपाया हुआ था। उसने सोचा कि वे इस फैमिली को कुछ प्राइवेट टाइम दे, इसलिए वे खामोशी से वहीं कुर्सी पर बैठ गई और हस्साम की तरफ देखने लगी, जो डॉक्टर्स के बेहद से गुफ्तगू था। यहाँ डॉक्टर्स उसे उसकी माँ की सिचुएशन के बारे में बता रहा था, लेकिन हस्साम की वार्निंग देती डार्क आंखों को देखते हुए उस बेचारे का वजूद खौफ से हल्का हल्का कपकपा भी रहा था। क्या तुम ये इंग्लिश में बता सकते हो? हस्साम ने शोला बरसाती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि वो उसे मेडिकल में समझा रहा था, ऊपर से इटालियन में, जिसकी हस्साम को मुकम्मल समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो जज होते हुए बोला, क्योंकि उसका सब्र किसी भी पल जवाब दे सकता था। सॉरी सर, जैसे कि आपको पता है, आपकी मामा लास्ट 8 साल से कोमा में है। कल उनका दिमाग उठने के सिस्टम वाजिया कर रहा था और यही अच्छी खबर थी, मगर बाद में पता चला कि वे जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई है। इसलिए हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थे कि वो जागने का शौक़ बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। इसी कश्मकश में हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया और आज अचानक से उनका दिल बंद हो गया, जिसको वापस से रिवाइव करने में हमें काफ़ी वक्त लगा। मुझे यकीन है वापस से कभी नहीं होगा और हम लोग 80% खतरे से बाहर आए हैं और जल्दी आपकी वालिदा होश में आ जाएगी, क्योंकि आपकी वालिदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रही थी। डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया। तो वजदान साहब, जो अभी अभी उनकी गुफ्तगू में शामिल हुए थे, वो अपने बालों से उंगलियां चलाने लगे और फिर कुछ कदम चलकर कुर्सी पर बैठ गए। वे जल्द होश में आ जाएगी, उन्होंने आहिस्तगी से खुद से कहा, मगर हाजक जो उनके पास ही खड़ा था, उनके अल्फाज उसके कानों में बाखूबी सुने थे। जी, हम फिर से उनके शाइन होती सब्ज आंखों को देखेंगे। कसम से बाबा, ये एक मोजज़ा है जिसके होने का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। वो थोड़ा सा नीचे की जानिब झुककर नम आंखों से अपने बाबा के सर पर अपने लब रखते हुए बोला। हस्साम खामोश सा जाकर अपने बाबा के बराबर खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे इन मोजज़ों वगैरह पर कोई यकीन नहीं था। उसे लगता था ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद आपको दर्द, तकलीफ़ और अजियत के अलावा कुछ नहीं देती है, और ये सबक उसने काफ़ी अरसा पहले सीख लिया था। उसकी निगाह हीर से टकराई, जो लैपटॉप पर वर्क कर रही थी। वो उसके पास जाए, उसकी बाहों में के हसार में कुछ लम्हे के लिए भयानक दुनिया से गायब हो जाए, उसकी खुशबू से कुछ पलों के लिए अपने गमों को भूल जाए, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका चेहरा देखकर उसे बस वो पल याद आ रहा था जब उसने उसके सामने अपने दिल की कैफियत बयान की और उसने बगैर हिचकिचाए उसे ठुकरा दिया। वे जानता था जब उसने ये सब कहा सही वक्त नहीं था, मगर मैं नहीं पूछूंगा कि हीर यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम उसे एक रेस्ट रूम में ले जाओ ताकि वे आराम कर सके और ख़ुद भी कुछ देर रेस्ट कर लो। मैं और हाजक यहाँ ही है
अगर कुछ हुआ तो तुम्हें कॉल कर देंगे। उसके ख्यालों को वजदान साहब की आवाज़ की वजह से ब्रेक लगी। मैं ये रूम छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मामा को होश नहीं आ जाता। आप चाहे तो चले जाए, हीर आपको कुछ देर कंपनी दे देगी। हस्साम ने ना में सर हिलाते हुए कहा तो वो लंबा सांस खींच कर रह गए, क्योंकि वो अपने बेटे की जिद्दी तबीयत को बखूबी वाकिफ थे। इसलिए हाजक को अपने पीछे चलने का इशारा करके वहाँ से उठ गए और उन्होंने जाते हुए हीर को साथ चलने का एक बार भी नहीं कहा। भाई वो क्यों कहें, वो जानते थे वो भी उनके साहबजादे की तरह साफ सफाक लहजे में मना कर देगी। बस फ़र्क ये होगा उसके लहजे में ज़रा बहुत ज़्यादा नर्म होगी और ठहराव भी। वरदान साहब लोगों को गए 2 घंटे मज़ीद वक्त गुजर गया था, मगर हस्साम उस जंगे से टस से मस नहीं हुआ। हीर को जब ज़रूरत से ज़्यादा बोरियत हुई तो एहतियात से कदम उठाते हुए उसके करीब जाने लगी, जिसकी वह निगाह ग्लास वॉल पर फिक्स। यहाँ एक डॉक्टर बिस्तर पर पड़े वजूद को चेक कर रही थी, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक थी। बस आगे खुलने की देर थी, जो खुलने में काफ़ी वक्त ले रही थी। हीर ने उसके बराबर बैठकर नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जब हसन ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवाया तो उसने सुकून भरा सांस लिया। तुम उनके कमरे में जाकर उससे बातें क्यों नहीं करते? कहते हैं जो मरीज़ कोमा में होता है वो लोगों की बातों को सुन सकता है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा बोलना उनके लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हो। उसने उससे मोहब्बत वाले लहजे में कहा, मगर उसकी जानिब से खामोशी भरा जवाब पाकर उसे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो उसी की तवक्को कर रही थी। वो कुछ देर की थकावट ज़दा चेहरे को देखती रही, फिर हिम्मत करके उसकी जानिब झुकी। उसने अपने लब उसके रुखसार पर रख दिए। कुछ सेकंड्स वहाँ अपना लम्स और एहसास छोड़कर उससे अलहदा होकर अपनी पलकें उठाकर देखते गालों से उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। मैं वहाँ बालकनी में हूँ, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है मेरे पास चले आना। तुम हमेशा मुझे खुद के हम कदम पाओगे हस्साम। वो कहकर उसकी पेशानी को अपने लबों से नरमी से छूकर वहाँ से उठ गई, क्योंकि उसकी खामोशी उसे अब अंदर ही अंदर तकलीफ देने लगी थी। रात के ये वक्त इटली में आसमान का मंजर सांस रोकने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये चांद और सितारों की जीनत बना हुआ होता है। उसने निगाह हटाने को दिल ही नहीं करता, और यही हीर के साथ हुआ था। और वो आसमान को देखकर कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर गई थी, जहाँ हस्साम का चेहरा आज समाया था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, चाहने लगा हूँ तुम्हें। उसके कहे अल्फाज लहू बनकर उसके वजूद में दौड़ने लगे थे। उसके शहर में गिरफ्तार सी हो गई थी वो। वो जानती थी जब हस्साम ने कहा था वो सिर्फ सच बोला था, मगर जितना दर्द उसने उसे दिया था बस थोड़ा सा वो भी उसे देना चाहती थी। इसमें वे कामयाब भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जीत की खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अपना आप हारा हुआ महसूस हो रहा था। हीर ने जब अपने बिल्कुल पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की, उसकी आंखें उस बहरहम के एहसास से ही आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी, जो उसकी हर चलती फिरती सांस का मालिक बन बैठा था। मैं 16 साल का था। उसकी गहरी आवाज़ उसके कानों से टकराई, तो वो मुड़कर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। मतलब? सिर्फ सुनो। मेरी बर्थडे का दिन था, इसलिए मैंने जोर दिया कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे। बाबा हाजक और किसी काम से की वजह से मसरूफ़ थे, इसलिए बाबा ने कहा अगले हफ्ते जाएंगे। मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसी दिन आ जाना है, इसलिए मामा ने बाबा को किसी तौर पर मना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के सारे इंतजाम सिक्योरिटी हेड को संभालने को कहा। हस्साम ने कहकर उदासी से आसमान को देखा। परिहा, मेरी छोटी बहन, बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे थे, यहाँ तक कि मैंने वह जगह चुनी ही इसलिए थी क्योंकि वे जानता था वे उसकी दीवानी है। तुम्हारी छोटी बहन भी है? हीर ने शौक से पूछा। वो थी, लेकिन अब नहीं है। उसके अल्फाज पर हीर ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और उसकी जानिब देखने लगी, जो इस दुनिया से बेगाना उस आसमान को से कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। खैर, हम डिज्नीलैंड गए और वहाँ उस एक दिन को जी भर कर जिया। खासकर परिहा ने उससे सारा दिन हर एक प्रिंसेस के साथ अपनी फ़ोटो बनाई। उसकी सबसे फेवरेट स्नो वाइट थी। उसने जब तक उसकी जान नहीं छोड़ी, जब तक मामा उसे बाजू से पकड़कर दूर नहीं ले गई। इस मेमोरी को बताते हुए हस्साम के लबों पर उदासी भरी मुस्कुराहट बिगड़ी। हीर ने कुछ भी कहकर उसके लम्हों को ख़राब नहीं किया, सिर्फ उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाकर उसे बोलने का इंतज़ार करती रही।
वापसी पर हमारे गार्ड्स पर हमला हो गया, जिसकी वजह से हमारे तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई। किसी ने हमारे साथ गद्दारी करके हमारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को दे दी थी, जिसके नताइज पर पहली बार मैंने सड़कों को खून से रंगते हुए लोगों को अपनी आंखों के सामने जान से जाते देखा था। शदीद सर्दी का मौसम था, लेकिन वहशत से उस दिन पसीने छूट रहे थे। हस्साम के अल्फाज पर हीर की आंखों से आंसू निकलकर उसकी गाल को भिगोने लगे। उन्होंने सबको हमारी आंखों के सामने मार दिया। उन्होंने सबकी जानें 7 साल की बच्ची के सामने ली। मुझे आज भी उसका डर से लरजता वजूद याद है, लेकिन उसके बावजूद मामा और हमारे बाकी गार्ड ने काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उनके खिलाफ लड़ने लगे। मेरी मामा ने मुझे परिहा को साइड पर ले जाने का हुक्म दिया। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं उनका हाथ पकड़कर उससे दूर ले जाने लगा। मुझे आज भी उसका हाथ अपने हाथ में खौफ से कँपकँपाता हुआ याद है। उसका रंग पीला जर्द पड़ा हुआ था। मैं उसे इत्मीनान दिलाना चाहता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उस वक्त कुछ भी अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी वजह से शायद उस छोटी उम्र में घबरा जाना है। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर हस्साम कहकर रुका और दर्द भरी निगाहों से हीर को देखने लगा। 3 आदमी हमारा पीछा कर रहे थे और वे हम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैंने अपनी बहादुरी में एक को पेट पर पंच मारकर उससे पिस्टल छीनकर 2 गोलियां उस पर चला दी, मगर उसी बहादुरी का तीसरे ने फ़ायदा उठाकर बरीहा को उसके सीने पर गोली मार दी। उसको यूं ज़मीन पर बेजान वजूद की हालत में देखने का सदमा मेरे दिल और दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश की दुनिया से बेगाना हो गया। ओ गॉड हस्साम, मैंने सोचा भी। हीर ने रोते हुए कहना शुरू किया, मगर उसने उसके लबों पर उंगली रखकर ना में सर हिलाया। अभी नहीं हीर, मुझे पहले कह ले दे दो। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर पर होश आया। हर चीज़ दिमाग में धुंधली सी थी। मुझे कुछ पता नहीं था आखिर हुआ क्या है। उस लम्हे को याद करने में मुझे घंटों का वक्त लग गया। जब सब याद आया तो मेरा दिल किया कि यह सब कभी मुझे याद न आता। मेरे बाबा ने हर पल मेरे साथ गुजारा और उन्होंने इस जानलेवा खबर को मुझसे छुपा कर रखा। एक बार भी मेरे सामने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जिद्दी और सरफिरा था। तब तक सुकून नहीं लिया जब तक सारी बात का पता नहीं चल गया। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वहाँ ही उसी लम्हे दम तोड़ गई थी, जबकि मेरी मामा 7 वाले कमरे में कोमा की हालत में है। एक दिन ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। डॉक्टर्स ने मामा के होश में आने की कोई लिमिट या टाइम नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें 4 गोलियां लगी थी। उसके बावजूद उनका अभी तक सांस लेना ही किसी मोजज़ा से कम नहीं था। हमने दिन से महीनों उनके अस्पताल में उठने का इंतज़ार किया, मगर साल गुजर गया और वे नहीं उठी। बाबा को वापस से अपने बिजनेस और ड्यूटी को ज्वाइन करना था, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फिर से संभाल ली। इसलिए उन्होंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मामा के लिए हायर कर लिए और हम सब घर लौट आए और अपने हुए नुकसान से लड़ने लगे, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि दिल में सुराख काफ़ी गहरा बन गया था जिसका भरना मुश्किल था। वापस आते ही हाजक स्विट्ज़रलैंड चला गया और तब का गया वो अब कैंप के दौरान वापस आया। मैं अपने बाबा के साथ तन्हा रह गया, जो इस हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गए। उन्होंने मुझे कभी हर्ट या तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। मैं बस वैसे ही अपना बिखरा घर देखकर रेजा रेजा होने लगा। हर पल टूटने सा लगा। इस बार हीर ने पहली बार हस्साम जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों को आंसू से नम होते देखा था, लेकिन सेकंड्स का खेल था। लम्हे में आए थे और पल में वसत महरी और फिर खालीपन के लबादे में गायब हो गए थे। तुम जज्बात को चुटकियों में कंट्रोल करने के बादशाह हो हस्साम वल्दान। वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए दिल में बोली, जो आसमान को काफ़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं उनके सामने जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, वे उस शख्स की आवाज़ सुनने को क्यों ख्वाहिशमंद होगी जो उनके इतने साल कोमा में होने की वजह से है, जिसकी वजह से उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो तल्ख लहजे में बोला तो हीर बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी, तो उसके अंदर वो 16 साल का बच्चा अभी भी दिखाई दिया, जिसने इस हादसे का सारा कसूरवार खुद को ठहरा लिया था। तुम इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो ना।
वे एकदम से सब कुछ भूलकर उसके सामने जाकर पूछने लगी कि वे ऐसे कैसे खुद को इतने लंबे अरसे से कसूरवार मान सकता है। जिस पर हस्साम ने खुश्क सा कहा लगाया और फिर पहली बार उसकी निगाह में देखा। उसकी आंखों में इस कदर दर्द और अजियत देखकर कुछ पल के लिए हीर का दिल धड़कना बंद हो गया। ऑफ कोर्स ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ नहीं रहता तो ये सब कभी नहीं होता। पहिया आज हम सब लोगों के दरमियान होती। मामा यूँ इस वक्त वहाँ उस बिस्तर पर ना होती। अगर मैं बाबा के आने का इंतज़ार कर लेता तो सिक्योरिटी की हेड में इतनी ज़रूरत ना होती कि वो हम लोगों को धोखा दे। उसके अल्फाज पर हीर के वजूद पर एक धमाका सा हुआ। मतलब जो शख्स उसकी जानों का मुहाफिज था उसी ने पीठ पीछे वार किया। जालिम दुनिया है ना। ये जो सोच रही थी यह सामने अल्फाज में बयान कर दी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उन लोगों के दुनिया में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा जहाँ तुम वापस से एक पुरसुकून ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजार सकोगी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं हो। दम घुटता है तुम्हारा यहाँ। मैं बड़े बाबा से बात करके इस मिशन के बाद हम लोगों में तुमसे हर ताल्लुक़ को ख़त्म करने की दरख्वास्त करूँगा। मैं तुम्हें वहाँ एक अच्छी और महफूज जॉब के साथ प्यारा सा घर दिलवा दूँगा ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उसके अल्फाज पर उसके दिल में मरहम रखने की बजाय आज वापस से तोड़ा था। और अगर मैं उन लोगों के दरमियान से दूर ना जाना चाहती हूँ फिर क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। कल तक तुम मरने को तैयार थे लेकिन मुझसे जो दूर जाने को नहीं। अब क्या हो गया है हस्साम मज़दान? अभी तो कल ही गाड़ी से मोहब्बत के दावेदार थे। अब क्या हुआ? वे सिसकते हुए आखिर में तकरीबन चीखी थी क्योंकि उससे दूर जाने का ख्याल ही मौत से बदतर था। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम बहुत मासूम हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा एंड भी मेरी मामा की तरह हो। अगर वो मेरे बाबा से पेरिस में ना मिली होती तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। एक आम इंसान के साथ नॉर्मल खुशियाँ और सुकून भरी ज़िंदगी। शट अप हस्साम, स्टॉप इट। और ये अगर अल्फाज हर जुमले में इस्तेमाल करना बंद करो। वो गुस्से से बोली। वैसे भी जोड़े आसमान पर बनते हैं। ये सब किस्मत का खेल है हस्साम मज़दान। हर चीज़ से भाग सकते हो लेकिन अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकते। वे किसी न किसी तरह हमारे दरवाजे तक आ ही जाती है क्योंकि वे अपना रास्ता बनाना जानती है। वैसे भी तुम्हारी मामा तुम्हारे बाबा से शादी ना करती तो तब भी हो सकता था वे इस वक्त इस बिस्तर पर पड़ी होती और उसकी वजह कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ भी हो सकती थी। इसलिए प्लीज़ कुछ भी फजूल बात करना बंद करो। वैसे भी तुम्हारी मामा की तुम्हारे बाबा के लिए मोहब्बत अनमोल है, हर चीज़ से बढ़कर है। उस पर सवाल मत उठाओ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हमारी दुनिया में किसी से मोहब्बत सिर्फ नुकसानदेह है। ये मोहब्बत सब तबाह कर देगी और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। उसने उसकी वजह दे दी। देखो हस्साम, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है। बड़ी मुश्किल से मोहब्बत करने वाली फैमिली मिली है जो मैं किसी तौर पर नहीं खो सकती। आयमा जैसी माँ पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है जो मेरी पूरी हुई है। मैं हरगिज़ उन्हें ही छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है जो उनकी आंखों में दिखता है। मोहब्बत भरा दिल तोड़ना तुम्हारी आदत है हस्साम, लेकिन मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। एक माँ का दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है लेकिन मैं ब्लैक फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। वो भीगे हुए लहजे में कहने लगी। आखिर में वो सचमुच बच्चों की तरह रो पड़ी क्योंकि वो हमेशा यही करता था। एक पल इतना पास और दूसरे पल इतना दूर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो उसको बाजू से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए बोला। जबकि हीर बगैर कोई जवाब दिए शिद्दत से रोते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भीज गई, जैसे एक छोटी सी कोशिश कर रही हो कि वे उससे कभी दूर ना जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई लव यू हीर, उसके बालों को सहलाते हुए बोला। बिल्कुल वैसे ही हिफाजत कर रहे हो जैसे कैंप में सबके सामने झूठ मूठ का मेरा फियोंसे होने का ड्रामा किया था। मतलब सब दिखावा, झूठ, धोखा। उस सिसकने के दरमियान बेमुश्किल बोली। तुम मुझे सच में सुकून में से रहने नहीं दोगी ना? वो उसे थोड़ी अपने हाथों में दबोचकर उसका रुख ऊपर की तरफ करते हुए बोला। मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ और इस बार ये ध्यान से सुनो।
अपने कान खोल कर सुन लो, मैं वापस से कभी नहीं दोहराऊंगा, वो डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, जिसके किनारों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें कभी मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। शुरू से ही कोई चीज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती रही है और मैं दूर भागने की कोशिश करता रहा। अपनी पसंदीदगी को सर्द मेहरी के लबादे में छुपा दिया। जब ताया अब्बू ने तुमसे शादी के लिए फोर्स किया, ये सच है, मैं उस वक्त तैयार नहीं था क्योंकि ऐसे शादी करना ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी है, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। ये सच है, शुरू में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमसे नरम गुफ्तगू नज़दीकी बढ़ाई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी मासूमियत, बहादुरी, हौसले और मुखलिसपन का दीवाना होता चला गया। तुम्हारे वजूद की खुशबू मुझे पागल करने लगी, एक ख्वाहिश सी रहने लगी। तुम्हें हमेशा हर पल अपनी आंखों के सामने या सिर्फ अपनी बाहों के हसार में छुपा कर रखूं। तुम बाकियों जैसी नहीं हो, मुख्तलिफ हो। तुम महकती ताज़ा हवा की तरह हो, जो सांसों को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बढ़कर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत और क्या दूँ, ये चेक करो। वह कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रख गया। हीर जो हैरत से उसे सुन रही थी, अपना हाथ उसके दिल पर महसूस करके उसका अपना दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी इस वक्त उन दोनों में से किसकी धड़कन ज़्यादा बेतरतीब है। तुम जब पास होती हो, पता नहीं क्यों मैं नर्वस सा होने लगता हूँ। मेरा ये दिल एक अलग तरंग में धड़कता है, तुम्हारी कुर्बत से फूले नहीं सहा था। वो थोड़ा झुककर उसके कान में सरगोशी नुमा कहने लगा, अब अपने आप को कभी आम और कम मत समझना। इस दिल पर हुकूमत है तुम्हारी। मलका हो मेरी, मेरे अंधेरे की रोशनी, मेरी दर्द का इलाज, मेरी खुशियों की वजह। वो हल्की हल्की आवाज़ में कहता उस पर अनोखा सा सहर तारी कर गया। हीर ने अपनी पलकों की भाड़े उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ दुनिया जहाँ की मोहब्बत कायम थी। उसने आगे जो किया वे उसके साथ साथ हस्साम को भी काफ़ी शौक कर गया। हीर हस्साम को कॉलर से पकड़कर नीचे की जानिब खींचकर उसके लब पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर के लिए तो हस्साम बेयकीनी से इस लम्हे तक के होने पर यकीन करने लगा, जबकि उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अभी वह उसे झटके से संभला भी नहीं था। हीर ने उससे अलग होकर जोर से पंच उसके बाजू पर दे मारा। आउच! अब ये क्यों? हस्साम ने नहीं सोचा था हीर जैसी नाजुक लड़की इतनी जोरदार पंच भी मार सकती है। मतलब ट्रेनिंग का वाकई उस पर काफ़ी असर हुआ था। उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा, जिसके चेहरे पर हया के सारे रंग बिखरे हुए थे। ये मेरी फीलिंग को हर्ट करने के लिए मिस्टर, मैं तुम्हें दूसरी बार माफ़ कर रही हूँ। वो गुलाबी होते गालों से उसको घूरते हुए बोली। और पहली बार ऐसा कब हुआ था? वो आईब्रो उचकाकर बोला, जिसका जवाब में हीर ने एक और पंच उसके कंधे पर जड़ दिया। वाह मैम, हौसला प्लीज़, आप तो पूरी झांसी की रानी बनती जा रही हो। वो अपने कंधे को सहलाते हुए बोला, यही रास्ता है तुम्हारे जैसे इनका इंसान के साथ डील करके ज़िंदा रहने का। वो मज़े से बोली तो हस्साम ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने सर को ना में हिलाया और फिर उसे अपने जानिब खींचकर उसे साइड का हक किया और साथ ही उसके सर पर अपने लब रख दिए। हस्साम, मुझे आसमान पर ये चाँद और उसके इर्द गिर्द बिखरे ये सितारे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके हाथ में अपने हाथों की उंगलियों में कैद करते हुए उसके साथ आसमान की जानिब देखते हुए बोली, हाँ, फिर तो मुझे इनसे जलन महसूस होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझसे बढ़कर कुछ और भी पसंद हो। वो उसकी आंखों में ऊपर अपना हाथ रखकर उसे आसमान की तरफ देखने से रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, जिस पर हीर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसाम, तुम अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि उसके कान से हाँफती हुई आवाज़ टकराई और हस्साम भी उसकी आंखों से अपना हाथ हटाकर चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नर्स की जानिब देखते हुए सर्द लहजे में बोला, जिस पर वो नर्स कुछ कहने के बजाय अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी। आपकी वालिदा को होश आ गया है। आपके बाबा को कॉल कर दी गई है। वो आपके भाई के साथ रास्ते में हैं, कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। उसकी सांसें बेतरतीब होने की वजह से फ्लोर से ऊपर तक भागते हुए आना था। जब वो नॉर्मल हो गई तो बोली। उसकी बात पर हीर ने खुशी से हस्साम की तरफ देखा, जो अभी तक शौक में ही खड़ा था, ना जाने क्या देख रहा था। वो उसका हाथ अपने हाथों में वापस से पकड़कर उसे अपने साथ लिए नीचे वाले फ्लोर की जानिब चली गई, जहाँ हॉस्पिटल नुमा रूम में उसकी मामा मौजूद थी।
जब वो लोग रूम में तक पहुंच गए तो हस्साम ने उससे अपना हाथ अलग किया और गलास से अपनी मामा की जानिब देखने लगा, जो काफ़ी अच्छी हालत में अब आंखें खोली हुई बैठी थी, जबकि एक डॉक्टर इस वक्त उनका मुआयना कर रहा था। हीर उनके बराबर में खड़ी होकर अंदर मौजूद हसीन औरत को देखने लगी, जो खाली जो खुली आंखों से और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि उनकी सब्ज आंखें उनके चेहरे को हसीन को मुकम्मल कर रही थी। हीर को उस दिन क्या बेसब्री से इंतज़ार था जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मामा, बिल्कुल ठीक है। अब उनकी मेमोरी भी ठीक है। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनके उन्होंने सही जवाब दिए हैं। जब उन्हें बताया कि आप इधर ही हैं, उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जारी की है। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने खुशी से उसे बताया और आखिर में उसका कंधा थपथपाकर चला गया। हस्साम, चलो अंदर चलते हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बाबा और हाजक कुछ देर में ही आ जाएंगे। वो यकीनन उन दोनों को देखकर खुश होगी, लेकिन हस्साम, उसके चेहरे पर वार्निंग देखकर वो अपने लब भींच गई। ठीक है, मत जाओ। जब तक वो लोग नहीं पहुँचते, मैं अपनी सासू माँ को जाकर कंपनी देती हूँ। आखिर में शरारत से उसने उसे आंख मारी, जिस पर हस्साम ना में सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि उसे लगा हीर उसके बगैर कभी अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ उसे अंदर ले जाने के लिए कुछ भी बोल रही है। जब उसने आंख खोलकर वापस देखा तो उसे शदीद हैरानी हुई, क्योंकि हीर कमरे में मौजूद उसकी मामा के साथ बातों में मशरूफ़ थी। जब जब मुझे लगता है ये लड़की मुझे मज़ीद सरप्राइज़ नहीं कर सकती, तब तब मुझे गलत साबित कर देती है। उसने ज़रा लब बड़बड़ाया। हाय, कैसे हैं अब आप? हीर ने कमरे में दाखिल होकर नरमी से पूछा, जिस पर सब्ज आंखें उसे अजनबियत से देखने लगी। कौन हो तुम? उनके अल्फाज से हीर की पेशानी पर पसीने के नन्हे मुन्ने कतरे उभरे। आखिर इस मामले की प्रॉब्लम क्या है? ये लेडी अभी 8 साल बाद कोमा से उठ रही है, लेकिन ये अपनी आंखें और लहजे से किसी को भी खौफ और पसीना कर दे। हीर ने सोचा और फिर अपना गला खकारा। मेरा नाम हीर है, मैं और हस्साम की दोस्त हूँ। हीर नहीं जानती थी वो इस सिचुएशन में निकाह की खबर को कैसे लेती है, इसलिए उसने आसान रास्ता चुन लिया। वैसे सच बताना उनके बेटे का काम था, उसका नहीं। ओके बेटा, यहाँ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब की बार उनकी आवाज़ में शफ़क़त आ समाई थी, तो हीर भी मुस्कुराकर उनके पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रही हैं, मिस? पहली बात, तुम हस्साम की दोस्त हो तो मुझे आंटी कह सकती हो। दूसरी बात, इतना अरसा इस बिस्तर पर लेटे रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और मेरे बेटे से कैसे मिली? इससे पहले हीर कुछ कह दे, उन्हें यही सवाल कर लिया। जी, मैं आपके बेटे का इंटरव्यू लेने आई थी, मगर जनाब किडनैप करके यहाँ ले आए। हीर का दिल कर रहा था सच्चा सा जवाब दे दे, मगर वे अपना सच झटक कर रह गई। एक्चुअली मैं और हस्साम यूनी फेलोज है और हम दोनों यूनी में पहली बार मिले थे। उसके जवाब पर उन्होंने बेयकीनी से अपना आईब्रो झुकाया, तो हीर ने लंबा सांस खींचा। यूनी में हस्साम का तब लास्ट ईयर था और मेरा फर्स्ट। हम दोनों बस उसी दौरान मिले थे। हीर ने अपनी झूठी कहानी में थोड़ी तफसील दी, जिस पर हुरिया बेगम का कहका हवा में गूंजा। उनको इस कदर खिलखिलाकर हंसते देखकर ना चाहते हुए भी हीर के वजूद में सुकून भरी लहर दौड़ी। तुम चाहती हो मैं इस स्टोरी पर यकीन कर लूँ कि मेरा बेटा किसी भी रैंडम यूनी फेलो के साथ यहाँ आएगा? ओ गॉड, ही इट्स सो हिलेरियस। ठीक है, मैं 8 सालों में उनके साथ नहीं रही, लेकिन जितना मैं अपने बेटे की पर्सनैलिटी को जानती हूँ वैसा नहीं है। तुम यहाँ हो, यकीनन तुम्हारा उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक़ है। तुम्हारे यहाँ मौजूदगी बताती है तुम उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़ास हो। वो अपनी हंसी को काबू करते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली, नहीं सच्ची, मैं बस उसकी दोस्त हूँ और कुछ स्पेशल नहीं। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी। उनका फिर से एक कहा हवा में गुंजा। फिर हीर का हल्का सा ब्लश होने पर उन्होंने इतना तो यकीन हो गया था कि वह लड़की सच में बहुत ख़ास है, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके वाइल्ड किस्म के बेटे को ये मासूम का पेकर आखिर मिल कहाँ से गई थी।
इससे पहले वो उसे कुछ कह पाती, उनकी तवज्जो दरवाजे में से दाखिल होते वजदान साहब और हाजक ने खींची थी। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि वजदान ने उनके करीब आकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। जब उनका हसार तंग होने लगा तो उन्होंने भी ब्लश करते हुए उनकी गर्द अपनी बाहों का घेरा बनाया। उसके वजूद में उठती खुशबू ने हुरिया बेगम की रूह को वापस से महका दिया था और उन्होंने इस बिस्तर पर अपनी पहली मोहब्बत अपने शोहर को बहुत ज़्यादा मिस किया था। उन्होंने बहुत अरसे बाद आज फिर से उनके हसार में महफूज रहने का यकीन था। वजदान साहब ने उन्हें अपने सीने से अलग करके उनकी आंखों में देखा, जहां हल्की हल्की नमी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने आंखें खोल कर बैठी है। उन्होंने वापस से उन्हें अपने सीने से खींचकर अपने लबों को उनके सर पर रखा और फिर वापस से उनका चेहरा देखा। उनकी पेशानी को अपने लबों से छुआ और फिर उनसे अलहदा हुए। हीर भीगी आंखों से मोहब्बत भरा ये मंजर देखने लगी। फिर उसने महसूस किया कि हाजिर खुशी से उनकी जानिब अपने कदम ऐसे बढ़ा रहा था जैसे वे अपने किसी ख्वाब की जानिब कदम बढ़ा रहा हो। जब वो उनके बिस्तर के करीब पहुंचा तो हुरिया बेगम ने उसे कलाई से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उनके अंदर इतनी मजबूती देखकर हीर नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो उन सब की एक तकलीफ दे रानिया के बाद वापस से मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने नज़र उठाकर वजदान साहब की जानिब देखा, जो ज़माने भर की मोहब्बत अपनी आंखों में समाये अपनी बेगम को देख रहे थे। उनकी निगाह जब हीर की तरफ गई तो हीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो उन्होंने भी जवाब में स्माइल करते सर हिलाया। फिर वो दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई क्योंकि वो फैमिली टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।